नमस्कार, मैं मनीष कुमार बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के अर्थशास्त्र विषय के लिए आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि छात्रों, पिछली 3 कक्षाओं में मैंने पाठ 1 का 3 भाग को आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज इस पाठ का अंतिम और चौथा भाग आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको बेहतर समझ हो पाएगी इससे, और अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे सवाल करें। मैं 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब देने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। तो हम पाठ को लेके आगे बढ़ें। जैसा कि इस पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और उसमें मैंने कहा कि ये चौथा खंड है। तो देखिए, खंडी है जिसमें हमको खासकर बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अब तक जो हमने 3 खंडों में पढ़ा उसमें अर्थव्यवस्था क्या है और फिर भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। अब स्पेशली चूंकि हम लोग बिहार के नागरिक हैं, हम लोग बिहार के छात्र और शिक्षक हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी सामान्य तौर पर एक समझ बनानी जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम बिहार की अर्थव्यवस्था पर एक सामान्य दृष्टिकोण रखेंगे। जैसा कि छात्रों, यहाँ फिगर से ही आपको दिख पड़ रहा है, इस फिगर में, इस चित्र में, कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का खाका दे रहा है। ये ऐसा चित्र है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के कहां कहां से स्रोत हैं। तो इसमें देखिए, एजुकेशन है, प्रशासन है, रेलवेज हैं, खेती है, फैक्ट्रियां हैं। सच मायने में इन्हीं जगहों से तो हमारी अर्थव्यवस्था में उन्नति आती है। इन चीजों का ही हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे विकसित होती है। चाहे वो किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, विश्व की अर्थव्यवस्था हो, राज्य की अर्थव्यवस्था हो, मूलतः इन्हीं चरों से, इन्हीं क्षेत्रों से हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है जब हम इनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन सारी स्थितियों का आकलन करेंगे कि इनकी स्थिति देश के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कैसी है। ये फिगर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा ही जारी किया गया है, जिसको मैं आपके सामने रखा हूं। अब हम बिहार के विकास की स्थिति को समझने से पहले हम इस बात की चर्चा कर लें कि बिहार का अतीत क्या था और आज क्या है। निश्चित तौर पे बहुत सारे नाम बिहार के साथ जुड़े हुए हैं। गौरवशाली इतिहास है, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, चंद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नाम गिन नहीं सकते। इतना वैभवशाली महापुरुषों से भरा इतिहास है। कर्म भूमि भी यहाँ जबरदस्त रहा है। महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली, जन्मस्थली, सारा चीज यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावे देश की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नेता गांधी जी का पहला आंदोलन भारत की आजादी के संदर्भ में अगर शुरू हुआ था तो वो बिहार के चंपारण से ही शुरू हुआ था। फिर जब देश की आजादी के बाद हमारी अपनी सरकार बनी और सरकार थोड़ी सी अगर निरंकुश होने लगी, तो बिहार की धरती से ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की विगुल फूकी और लोकतंत्र में हल्की भी डगमगाहट होने के चांस को उन्होंने देखते हुए पुनः उसे पटरी पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये धरती महान व्यक्तियों की है, महान कर्मों की है और महान क्रांतियों की है। अब हम देखें, यहाँ पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया था, उसमें बिहार के निवासियों ने किस तरह उन्हें समर्थन दिया था, वो इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है, जहां हजारों और लाखों की भीड़ उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार था। अब हम देखें वर्तमान स्वरूप बिहार का क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेनी जरूरी है। बिहार के संबंध में सामान्य जानकारी अर्थशास्त्र से हटकर भी थोड़ी होनी चाहिए। जहां तक बिहार के गठन का सवाल है, 1912 में इस राज्य का गठन हुआ। नवंबर 2000 में झारखंड इससे अलग हुआ। एक बात यहां मैं कह देना चाहूंगा कि झारखंड के अलग होने से बिहार की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि खनिज संपदा से भरा हुआ वह बिहार का हिस्सा था और जहां उद्योग भी बहुत भारी संख्या में थे। वो अगर अलग हुआ है तो खनिज संपदा में भी कमजोर हुए, औद्योगिक उत्पादन में कमजोर हुए, और उसके साथ साथ रोजगार की बढ़ती मात्रा के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावे बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल अभी झारखंड को हटा करके 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये तीनों टॉपिक आपको याद रखना होगा। 1 नंबर प्रश्न में पूछेगा बिहार का गठन कब हुआ, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, और बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। इसके अलावे 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी। अभी हम अनुमानों पर आधारित बात करते हैं। एक थियोरी दिया गया है अर्थशास्त्र में
कि भारत में प्रत्येक साल एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 1,80,00,000। इस आधार पर हम अनुमान करते हैं कि हाँ, अभी जनसंख्या कितनी होगी। वास्तविक स्थिति, चूंकि हम छात्र हैं, शिक्षक हैं, हम सबूतों और तथ्यों पर बात करेंगे, हम ऐसे ही आम जनता की भाषा नहीं बोलेंगे। तो इस संदर्भ में यही कहूंगा कि अभी तक रिकॉर्डेड सेंसस का रिपोर्ट 2011 तक की है, 2021 की जनगणना का कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है, अतः मैं उसके आंकड़ों को ही सबूत के तर्ज पर पेश करूंगा। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.4 करोड़ थी, यानी 10,40,00,000 के आसपास थी। अब यह जनसंख्या भारत के हिस्सा का कितना भाग रखता है, तो 8.6% भाग रखता है। यह बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% भाग रखता है और भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3%, 2.9% बिहार है। ठीक है, गौरवशाली इतिहास के बावजूद भी आज की परिस्थितियों में हम अगर ध्यान दें तो भारत के पिछड़े राज्यों में बिहार को रखा हुआ है, कोई रखा नहीं है। हमारी आर्थिक विकास दर और समय के साथ उसका तालमेल नकारात्मक रहा है। आज विकास दर बहुत अच्छा है, लेकिन ये विकास दर बहुत पहले से ऐसा नहीं था। चूंकि जितना विकास दर हमको बहुत पहले हासिल करना चाहिए था, हम उसमें पिछड़ गए। तो आज ऊंची विकास दर होने पर भी हम उन राज्यों के समतुल्य खड़े होने में अपने को अक्षम पाते हैं जो देश के डेवलप स्टेट। ये एक तरह से सोचना होगा, आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि जब ऊंची विकास दर है तो फिर बिहार पिछड़े स्टेट में कैसे है। आपको इस बात से समझना होगा कि आप जब जन्म लिए थे उस समय से 5 साल तक आपका ग्रोथ, फिर 5 से 10 साल तक आपकी लंबाई में वृद्धि, 10 से 15 साल तक लंबाई में वृद्धि, और 15 से 20 साल तक लंबाई में वृद्धि, और 20 के बाद लंबाई में वृद्धि क्रमशः घटते क्रम में होता है। जितना तेजी से हम 0 से 5 साल में बढ़ते हैं, उससे कम तेजी से 5 से 10 साल में बढ़ते हैं, फिर उससे कम तेजी से 10 से 15 साल में बढ़ते हैं, और 15 से 20 साल में थोड़ा बहुत लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन 20 के बाद लगभग रुक जाती है लंबाई में वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि संसाधनों का उपयोग जब पूर्णतः और अच्छी तरह हो जाता है दिए हुए तकनीक में, तब वृद्धि दर स्थिर या बहुत धीमी गति से चलने लगती है। और जिस राज्य या जिस देश में संसाधनों का उपयोग भरपूर नहीं हो पाता है, वहां जैसे ही हम उपयोग करने लगते हैं तेजी से वृद्धि होती है। अतः यहाँ एक फैक्टर ये काम कर रहा है कि संसाधनों का उपयोग पहले बेहतर तरीके से यहाँ नहीं हुआ, और आज जब कुछ होने लगा है तो तेज ग्रोथ रेट दिखा रहा है। बीमारू स्टेट का मतलब समझिए, ये कुछ स्टेटों का समूह है जो भारत के सबसे पिछड़े हुए हैं, जिसमें BI से बिहार है, M से मध्य प्रदेश है, इस तरह इसका नामकरण है। बिहार के अब सबसे बड़ी चीज है कि समस्या का निदान हम कब करेंगे। समस्या का निदान हम तब करेंगे जब उनके कारणों पर हम प्रकाश डालें। कारण को अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से अपने साथ धोखा, अपने स्टेट के साथ धोखा होगा। हमको सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि ये कारण है, और उस समस्या का निदान उन कारणों को समाप्त करने में ही होगा, काम करके। तो हमारे यहाँ बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है, जरा हम इस पर दृष्टिपात करें। तो सबसे बड़े कारण जो यहाँ पर हम लिखे हैं वह है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार खास करके कहा जाता है कि उत्तर भारत के जो ऊपरी इलाके हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, इन सबों में तेज जनसंख्या वृद्धि की दर है। उसमें बिहार की स्थिति आप देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 8,30,00,000 थी, और 2011 में यह बढ़कर 10,41,00,000 हो गई। मतलब इन 10 सालों में 2,10,00,000 जनसंख्या वृद्धि हुई। दशकीय वृद्धि दर की बात करें, एक दशक में बिहार की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो आप यहां देखिए 25.42%, एक दशक में, यानी 10 साल में, 2001 से 2011। और राष्ट्रीय स्तर क्या था, 17.64%, यानी राष्ट्रीय स्तर 17% प्रति 10 साल में वृद्धि हो रही थी, तो बिहार के स्तर पर 25% से ऊपर की दर से वृद्धि हो रही थी। हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण की बात जहां पूरे राष्ट्र में आ रही है, बिहार में उस बात से थोड़ा सा हम पीछे हैं, यानी हम अपने कर्म पथ से थोड़ा सा बिहार पीछे रह जा रहा है। जिस तरह राष्ट्र जनसंख्या को ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है, हम कहीं न कहीं उसमें चूक जा रहे हैं। इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि बिहार में भयंकर गरीबी। कहा जाता है
कि जनसंख्या के कारण गरीबी है, तो हमको ये भी कहना पड़ेगा कि गरीबी के कारण भी जनसंख्या है, क्योंकि गरीबी हटती है तो हमारा जीवन स्तर ऊपर उठता है, हम शहरीकरण की ओर भागते हैं, और जब शहरीकरण की ओर भागते हैं तो मेरा मूल लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, और शिक्षा और स्वास्थ्य मूल लक्ष्य होने के कारण हम ऑटोमेटिक कम बच्चे रखना शुरू करते हैं, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित होते जाती है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आधारिक संरचना का अभाव। विकास की रीढ़ कही जाती है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना को आप रटने की कोशिश नहीं करें, इसको इस तरह से समझें, आपके पास चावल है, पानी है, कुकर है, लेकिन चूल्हा नहीं है, खाना आप नहीं बना सकते। ये जो चूल्हा है, ये आधारिक संरचना है। तो हमारा डेवलपमेंट किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो हमारा डेवलपमेंट आधारिक संरचना और आधारिक संरचना पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर करता है। हम मान लेते हैं मेरे पास लोहा है, कोयला है, या और भी खनिज संपदा है, लेकिन मेरे पास सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, सिंचाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो हम कैसे करके उनका उपयोग करेंगे? सड़क नहीं है, हम खनिज संपदा को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरे जगह तक ढोएंगे कैसे? बिजली नहीं है, कारखाने चलेंगे कैसे? सिंचाई नहीं है, खेती होगी कैसे? शिक्षा नहीं है तो नए नए आविष्कार होंगे कैसे? लोग समझदार होंगे कैसे? स्वास्थ्य नहीं है तो लोग काम कैसे करेंगे? ये मनुष्य सिर्फ खाता नहीं है, मनुष्य काम भी करता है। इस कारण मनुष्य विकास की एक महत्वपूर्ण पूंजी है और उसे स्वस्थ रहना जरूरी है। तो ये सारे जो तथ्य हैं, इसमें आधारिक संरचना का जो ये सारे तथ्य हैं, इसका बिहार में काफी अभाव देखा जाता है। तीसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। अब ये देखिए, तीसरे कारण को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, इसको हम देखें। 2011 के जनगणना के अनुसार कृषि पर 74 से 80% आबादी निर्भर है, जबकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 50% से कुछ ऊपर आबादी निर्भर है। कितना गैप आ रहा है? देश में 50-52% आबादी 2011 के अनुसार खेती पर निर्भर है, लेकिन बिहार में 74 से 80%, यानी दूसरे स्रोत में काम करने की कमी है, दूसरे स्रोत में रोजगार प्राप्त करने की कमी आ रही है, यानी वहां हमको रोजगार ढंग से मिल नहीं रहा है, तभी तो हम कृषि पर निर्भर हैं। अगर ऐसा नहीं कि कृषि पर हम सही रूप से निर्भर हैं, तो फिर हमको देखना होगा कि कुल राज्य के उत्पादन में कृषि का हिस्सा कितना है। तो हम पाते हैं कि कुल राज्य के उत्पादन में कृषि का हिस्सा मात्र 20 से 25%। राज्य के कुल उत्पादन में कृषि का हिस्सा मात्र 20 से 25% है। 75% आबादी लगी हुई है, 80% आबादी लगी हुई है, और बिहार के सकल घरेलू उत्पादन का मात्र 25% मैक्सिमम उत्पादन करता है। और तो 25% ये मैक्सिमम उत्पादन किया, तो शेष उत्पादन कितना हुआ? 75%। और वो 75% कौन उत्पादन कर रहा है? जो कृषि के अलावे आबादी लगी हुई है, यानी 80% के बाद 20%। 20% आबादी जो कृषि में नहीं है, वो 75% उत्पादन कर रहा है, और जो 80% आबादी कृषि में है, वो मात्र 25% उत्पादन कर रहा है। इससे साफ स्पष्ट है कि कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है। निश्चित तौर पे वहां से आबादी को दूसरे क्षेत्रों में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी हम बिहार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये कैसे सब्स्टिट्यूट होगा? कृषि की उन्नति करके होगा। वहां के छोटी छोटी, वहां से किसानों की बचते बैंक में जमा पूंजी बनेगी, और उससे उद्योग वगैरह और अन्य दूसरे सेवा क्षेत्र के सेक्टर्स खोले जाएंगे, तब वहां पर हमारी आबादी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये हम इसका ध्यान देंगे कि यहां हमने दे दिया है कि एसजीडीपी एक शब्द ला दिया है, एब्रिविएशन है, इसका मतलब स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट मीन्स राज्य, ग्रॉस सकल, डी डोमेस्टिक घरेलू, पी प्रोडक्ट उत्पाद, यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद। सकल का अर्थ सिर्फ कुल आप ही समझिएगा, ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अर्थशास्त्र की भाषा है। बच्चों को लगता है कि ये सकल कौन सा शब्द है, तो आप उसको कुल कहिए, राज्य कुल घरेलू उत्पाद। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि कृषि के पिछड़ेपन है, तो उसमें कृषि की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है, यानी दूसरे जगह इंप्लॉयमेंट का क्षेत्र नहीं है, और ऐसी स्थिति में कृषि पिछड़ी हुई है। तो कृषि पिछड़ी हुई क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बाढ़ तथा सूखा की से क्षति है भारी मात्रा में। बिहार दो हिस्सों में है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। एक गंगा के उत्तरी भाग है, एक गंगा के दक्षिणी भाग है। गंगा का उत्तरी भाग हर साल बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। सप्तकोशी में आई भयंकर बाढ़ से
उत्तर बिहार डूब जाता है। दूसरा भाग जो है दक्षिण बिहार, ये हर साल 2 साल पर सूखा झेलता है। यानी एक तरफ सुखाड़ है, दूसरे तरफ दहाड़ है। दोनों परिस्थितियों में आज भी जो पुरानी पंक्ति चली आ रही है भारत के संदर्भ में, जबकि भारत के कई स्टेटों में अब ये लागू नहीं हो रहा है, एक तरह से हमने वहां पर अपनी तकनीक से विजय पा ली है, वह कोट पंक्ति है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। तो यानी मानसून होगी तो खेती होगी और मानसून नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। अब हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला इन स्टेटों को हटा दे, बंगाल वगैरह, तो आज भी बिहार, यूपी जैसे क्षेत्र मानसून के साथ जुआ ही है, जहां कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। और ये कृषि उत्पादन को कमजोर होने का कारण है। यह मैंने फिगर से दिखा दिया है कि देखिए बिहार में खेती की अभी इस वर्ष ही मानसून को जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उसमें परसेंटेज भारी कमी आई है। परिणाम क्या है? किसान खेत में धान तो रोप दिया है लेकिन पानी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, आपके घर में भी धान रोपनी होगी, पानी नहीं है, बेचारा बीज खेत में सर पे हाथ धर के बैठा हुआ है। इसको हम ठेठ भाषा में झखना कहेंगे, झख रहा है बेचारा खेती लेकर के। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक साइड में भयंकर बाढ़ है, झोपड़िया और मकान डूब रहे हैं। जब झोपड़िया और मकान डूब रहे हैं तो खेतों की स्थिति क्या होगी? तो ये दोनों स्थितियों से हमको जूझना पड़ता है। मैंने पहले कहा कि कृषि पर लगभग 80% लोग लगे हुए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि कृषि पर लगे हुए लोग को कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है। और यही चीज देखने में लगता है आदमी को, या हम आप सबको, जब गांव में जाते हैं और खेती में काम करते देखते हैं तो लगता है कि सारे लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। वास्तविक में वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत छिपी हुई बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी है। एक तरह से एक मान लेते हैं ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। मान लेते हैं कि किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, वो 3 भाई है। 5 एकड़ जमीन में तीनों भाई मिलकर 100 क्विंटल धान उग जाता है। अब उसका एक भाई मुंबई वगैरह कहीं कमाने चल जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि 100 का 100 क्विंटल ही अगली साल फसल है। इसका मतलब था कि वो एक व्यक्ति बेरोजगार था, उसमें काम तो दिन भर करता था लेकिन उत्पादन में कोई अधिक वृद्धि नहीं करता था, उल्टे और उस उत्पादन में से अपने जीवन जीविका के लिए खर्च करता था। एक तरह से वो निगेटिव प्रोडक्शन देता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन है, और औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन से सेवा क्षेत्र भी पिछड़ जाता है। यानी कृषि का विकास होगा तो औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा तो सर्विस सेक्टर का विकास होगा, फिर कृषि पर से जनसंख्या का अतिरिक्त बोझ उद्योग और सेवा क्षेत्र में डाइवर्ट किया जा सकता है और बेहतर कार्य के आधार पर बेहतर बचत हम हासिल कर सकते हैं और स्टेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो औद्योगिक पिछड़ेपन की स्थिति में देखें कि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है कि 2000 में झारखंड के बंटवारे के बाद अधिकांश खनिज से प्रचुर जगह और उद्योग झारखंड में चले गए, बिहार में नहीं रहे। इसके अलावे शेष जो बिहार रहा वहां खराब प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था के कारण जो कुछ उद्योग जो कृषि पर आधारित थे वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। जैसे आप आए दिन सुनते हैं खबरों में, बिहार में कई चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, जूट मिल बंद पड़े हुए हैं, कागज मिल बंद पड़े हुए हैं, कृषि आधारित उद्योग कई बंद पड़े हुए हैं। जरूरत है इन उद्योगों को संचालित करना ताकि कृषि पर जो एक्स्ट्रा बोझ है, निगेटिव उत्पादन जो जा रहा है, एक तरह से उसको हम प्रतिस्थापित करें उद्योगों में। अगला देखते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि गरीबी सारे पिछड़ेपनों का कारण है। गरीबी सारे पिछड़ेपनों के कारण उत्पन्न होती है तो गरीबी भी सारे पिछड़ेपन का एक कारण बन जाता है। एक सीधी सी बात है, आपके पास पूंजी होगी तभी कुछ कर पाएंगे, पूंजी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। गरीबी है तो ना हम शिक्षित हो सकते हैं, ना हम स्वस्थ हो सकते हैं, ना कोई हम व्यवसाय कर सकते हैं, ना खेती के लिए हमको अच्छी पूंजी मिलेगी, ना हम व्यवसायिक खेती कर सकते हैं। अतः बिहार के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण गरीबी बनता है। राज्य का प्रति व्यक्ति औसत आय, अब गरीबी का सबूत क्या है तो हम सबूत देखें कि प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है और देश की औसत आय से इसकी तुलना हम करें कि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है। तो जब हम देश से तुलना करते हैं तो हमको पता चलता है कि राष्ट्र की तुलना में, पूरे देश की जो औसत आय है उसकी तुलना में बिहार की औसत आय बहुत ही कम, बहुत पीछे है। अगर ये बहुत पीछे है तो फिर बिहार के लोग बचत कहां से करेंगे, और जब बचत नहीं होगी तो निवेश कहां से होगा, और निवेश नहीं होगी तो नई नई इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का विकास कैसे होगा। तो ये हमने यहां रख दिया है, लिखा है कि फल तब कम बचत से कम निवेश की समस्या है, वही गरीबी
दूसरी बात जो मैंने पहले चर्चा की कि गरीबी ऊंची जनसंख्या को बनाए रखती, क्यों बनाए रखती है? आप एक सामान्य सा व्यवहारगत चीज पर यहां 2 मिनट दृष्टिकोण रखिए। आप चाहे जिस गांव के हो, जिस शहर के हो, आप ये सर्वे करने की कोशिश कीजिए घूम करके, बस माइंड में अपना, कुछ लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है, घूम के देखिए कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा गांव के किस पार्ट में है। आपको पता चलेगा कि गांव का वो पार्ट जो सबसे गरीब है, जहां एससी एसटी आदि के लोग निवास करते हैं, वहां पर जनसंख्या बहुत घनी है। और जहां पर सभ्य लोग, शिक्षित लोग, संपत्ति वाले लोग है, वहां जनसंख्या ऑटोमेटिक कमते जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर कमते जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके लिए बच्चे अर्निंग मेंबर होते हैं, उत्पादक शक्तियां होती है। बच्चा जन्म लेता है, किसी तरह पेट पाल के 2 4 5 साल तक आगे बढ़ता है, उसके बाद होटलों में जहां तहां कुछ छोटा मोटा काम करने लगता है, और काम करके वो घर में कुछ मजदूरी जुटाता है। दूसरी तरफ गरीबी की मार झेलते हुए वो गरीब लोग दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद थक जाते हैं, और अपनी थकावट और टेंशन मिटाने के लिए वो शाम को नशा पान करते हैं। अब जब उनके 3 4 बच्चे हैं तो सब कुछ थोड़ी न थोड़ी राशि कमा के लाते हैं, उनको निश्चिंतगी भी महसूस होती है, और साथ में अगर शराब की आदि है तो शराब पीने के लिए ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। अतः उनके लिए बच्चे बोझ नहीं, अर्निंग नंबर है। हमारे आपके यहां क्या होता है? हमारे आपके यहां आज के एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चे को एजुकेशन देना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत खर्च होता है, अधिक बच्चे को एजुकेशन कहां से देंगे? अतः आज प्रत्येक अच्छे परिवार की सोच ये हो गई है, कम बच्चा रखो लेकिन उसे स्वस्थ और शिक्षित बनाओ, फलतः यहां जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल में आते चला जा रहा है। हम इस व्यवहारिक चीज को समझ ले, और इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार ऊपर से आदेश करके जनसंख्या नियंत्रण का चाहे कितना हो उपाय कर ले, ये इस पर तब तक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा जब तक गरीबी नहीं मिटती। अगर गरीबी मिटते जाएगी, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल होते जाएगा। ये चीज, ये फॉर्मूला को हम लोग को अपनाना होगा। अब जो मैंने कहा कि राज्य की आय राष्ट्र की औसत आय से बहुत नीचे है, उस संदर्भ में एक डेटा आपके सामने भी भारत के नक्शे के साथ रखा हुआ है। आप यहां देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया का औसत आय डॉलर के रूप में 1966 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़े कब के हैं इसको आप माइंड में रखिएगा, ये बिल्कुल करंट नहीं है, 2021 का है, 2021 का है, ठीक है। तो इसके अनुसार पूरे इंडिया की औसत आय 1966 है, और इसमें आपका बिहार का 588। अभी करंट डेटा भी हम दे रहे हैं आपको, अभी जो है 25-26 का जो आपका डेटा है वो ये है, देखिए 76,500 बिहार का, और देश का 2,42,000। हम ये 2 डेटा आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो डेटा है यह विस्तृत तालिका 25-26 के नवीनतम अनुमानित और अंतरिम आंकड़ों पर आधारित है ना। ये विभिन्न सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण से ये हमने आंकड़े लिए हैं। वो कब का था याद कीजिए, वो 20-21 का था। ये कब का है? 25-26 का है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्या 5 साल के अंदर राष्ट्र की औसत आय और बिहार की औसत आय का गैप कुछ पटा है? तो निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, गैप आज भी वही बना हुआ है। अब ये देखिए पिछले साल का जो 20-21 का मेरे पास डेटा था उसका देखिए, $1,966, और बिहार का कितना है? $588। आप करीब करीब मान सकते हैं कि 3 गुने से ऊपर का अंतर चल रहा है 20-21 में भी। फिर हम इस डेटा में आते हैं तो यहां क्या हम देख रहे हैं? 76,500, और ये 2,42,000, ये भी 3 गुने से ऊपर जा रहा है। सवाल है कि मेरी इनकम 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ के तो हो रही है, राष्ट्र का तो राष्ट्र का भी 100 से 200 का बढ़ के हो गया, गैप तो और बढ़ता जा रहा है। इस चीज पे दृष्टिपात करना होगा, ठीक है। तो अब हम ये बिहार की औसत आय को दोनों डेटा से देखने के बाद क्लियर है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय औसत से बिहार की औसत आय प्रति व्यक्ति बहुत ही कम है। इसमें आप ये मैप का गहराई से अध्ययन कीजिएगा, थोड़ा इस पर 2 मिनट टाइम दीजिएगा। इसमें विभिन्न कलर से दिखाया हुआ है, रीचर सबसे अच्छा रीच कौन है, उसके बाद मीडियम रीच कौन है, पुअरर कौन है, और सबसे खराब जो स्थिति में है वो कौन है, विभिन्न कलरों में है। तो उसमें देखिए सबसे खराब स्थिति वे पुअरर
ये रेड जोन में है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य रूप से आ रहा है। यहाँ का प्रति व्यक्ति, यहाँ भी देखिए 832 है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि आधे से भी कम। ठीक है, बेटर जो है वो किसका है, आप ये ध्यान दीजिए। तो बेटर में यहाँ पर आ रहा है, हरियाणा का आ रहा है, सबसे अच्छी स्थिति कर्नाटका का है, तेलंगाना का, ये सबसे अच्छी स्थिति है। रीचर में आ रहा है आपका ये पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा और तमिलनाडु और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि बिहार और यूपी की स्थिति बहुत खराब है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, देखने से चीजें ज्यादा जो है आसानी से सीखते हैं पढ़ने की तुलना में। ठीक है, अब 7वां पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की खराब स्थिति। शिक्षा और स्वास्थ्य देश की आधारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसका जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी स्टेट, किसी भी नेशन या पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही नए नए आविष्कार होते हैं और नए आविष्कार के दम पर ही हम बेहतर वस्तुओं का प्रोडक्शन और वितरण करते हैं। कि पहले प्रोडक्शन सेक्टर, विज्ञान के दम पर हम नए नए वस्तुएं लाते हैं, उपयोगी वस्तुएं लाते हैं, और अर्थशास्त्र के दम पर किसके पास कौन सी वस्तु जानी चाहिए इसका हम कुशल वितरण करते हैं। तो ये शिक्षा से ही हो सकती है। स्वास्थ्य का मतलब है कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ये हाथ ही है मेरा जो काम करता है, और यह हाथ हमारे शारीरिक स्वस्थता से जुड़ी हुई है। तो फिर अगर जिस देश के मजदूर और कर्मी स्वस्थ नहीं है, उस देश में प्रोडक्शन में भी गिरावट बनी रहेगी। और ये इसका आकलन आप 1947 से 1970 तक के भारत में आराम से देख सकते हैं, जब यहाँ लोग टीबी और मलेरिया से मरते रहते थे। उस समय 40-50 की आयु में ही अधिकांश व्यक्ति मर जाते थे। इससे इफेक्ट ये पड़ता था कि जितना दिन वो खाए पिए, जीवन यापन किए, एक तरह से पूंजी का उपभोग किए, लेकिन उस पूंजी के रिटर्निंग देने की बारी आई तो वो चले गए। तो उनका रिटर्निंग कौन भरेगा, एक तरह से घाटा होता था। और सबसे ज्यादा घाटा तो होता था जब जुआ मरते थे 20-21 साल, क्योंकि उनको पूरे कमाने के वक्त में ही वो चले जाते। आगे हम देखें कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या है, तो निश्चित तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में कोई अच्छी नहीं है। बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, 73.5% है, जबकि देश का लगभग 80% है। ठीक है, अब दूसरी ओर एक स्वस्थ मानव ही उच्च उत्पादक हो सकता है। ये सारी चीज मैंने समझा दिया है, इस पर डिटेलिंग करने की अब हम कोई ज्यादा जरूरत नहीं समझते हैं। हाँ, घाटा होता है, उसको मैंने कहा है कि पूंजीगत घाटा ये है। अब इन सारी स्थितियों को आप इस डेटा में फिर से देख सकते हैं। वहां पर हमने सिर्फ अभी 2-3 मिनट पहले बताया था सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के परिप्रेक्ष्य में। बाकी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जनसंख्या, ठीक है, बिहार की कितनी है, भारत की कितनी है। जनसंख्या वृद्धि दर 1.3% है, जबकि देश का मात्र 0.8% है। यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वाला हम राज्य बने हुए हैं। इस पे कंट्रोल करना होगा। साक्षरता मेरा 73, बाकी कंट्री का 80 के लगभग। साक्षरता पुरुष मेरा 81, पूरे देश में लगभग 86। साक्षरता स्त्री 67, पूरे देश में 72, यानी हम कम हैं। वार्षिक विकास दर में हम आ गए 10.1%, और ये 7 से 7.5%। क्यों हम आ गए हैं मैंने पहले ही समझा दिया है कि बिहार में भी संसाधनों का विद्रोहन पूरी तरह नहीं हुआ है। जैसे एक प्रति खेती और एक रेगुलर होती हुई खेती, दोनों के उपज में अंतर होता है। प्रति खेती को देहाती भाषा में चौमास कहते हैं। जैसे ही उसमें हम फसल बोते हैं, जिस खेत में रेगुलर खेती हो रही है उसे तेज उत्पादन देता है। ठीक यही हाल बिहार का है इस मामले में। कृषि विकास दर भी हमारी अच्छी है अभी फिलहाल, लेकिन वर्तमान, इससे पहले नहीं था। 4.2% औसत, इंडिया का 3.5%, क्योंकि उन राज्यों का क्षमता का उपयोग लगभग पूर्ण रूप से कर लिया गया है। तो वहां पर अब उतनी तेज डेवलपमेंट नहीं मिलेगी जितना बिहार का, क्योंकि बिहार में भी खेती की नई तकनीक से पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। इसके अलावा कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कितनी है, तो ये नए डेटा के अनुसार 46% और पूरे इंडिया में 41%। आप ध्यान दीजिएगा, वो मैंने 2011 का दिया था, ये 25-26 का आंकड़ा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कृषि पर जनसंख्या का बोझ बहुत कम है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अभी भी 5% कम है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या पूरे भारत में जहां मात्र 11% लोग हैं, बिहार में 24.5% लोग हैं, यानी पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से दुगने से भी कुछ अधिक लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे सरकार के सामने चुनौती है कि कम से कम राष्ट्रीय औसत के तो बराबर लाए, हम वर्ल्ड के डेवलप कंट्रियों के बराबर नहीं जाए। राष्ट्रीय औसत और इवन अपने ही देश के डेवलप स्टेट के बराबर हम अभी हमको आने में बहुत वक्त लगेगा। राष्ट्रीय औसत में तो आ सकते हैं। अब हम देखें बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या क्या होंगे।
तो निश्चित तौर पे आप कारणों पर गौर कीजिए कि आपने कारण क्या क्या दिया था। तो जनसंख्या मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था। पिछड़ेपन का तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। मैंने इसे सिर्फ पॉइंट वाइज दे दिया है। आप इसमें क्या कीजिएगा, अगर बड़ा क्वेश्चन में आएगा तो इसको दो दो लाइन में डील कीजिएगा कि हाँ, यहाँ की जनसंख्या का प्रतिवर्ष इस हिसाब से बढ़ती है, 10 की ये वृद्धि दर है, जबकि राष्ट्र की ये वृद्धि दर है, अतः हमको जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। मैंने पीछे अभी 5 मिनट पहले कारणों में मैंने सारा डेटा दे दिया, उस डेटा से चेक करेंगे। कृषि का तेजी से विकास करना होगा। अभी कृषि में बिहार में असीम संभावनाएं हैं, यहाँ की मिट्टी सबसे उपजाऊ है। ये 4.5% की ग्रोथ रेट नहीं, ये कृषि में 7-8% ग्रोथ रेट हम तुरंत हासिल कर सकते हैं। तो उसको तेजी से विकास करना होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। अभी आपने पढ़ा कि बिहार की एक भाग पूरा बाढ़ से दह जाता है। सप्तकोसी नदियां उत्तरी बिहार को धान की खेती के लिए बर्बाद करके रखी हुई होती है। उस बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। और उस बाढ़ पर नियंत्रण ही नहीं करना होगा, पानी भी एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत। उस बाढ़ के पानी को बांध करके उससे बिजली और नहरें निकालनी होगी, ताकि एक तरफ बाढ़ भी रुक जाए और दूसरी तरफ वो जो पानी ऐसे ही बंगाल की खाड़ियों तक बह जाया करती है, उसका भी सदुपयोग हो। दूसरी तरफ, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ मैंने कहा था सुखाड़ या दहाड़। एक तरफ दहाड़, दूसरी तरफ सुखाड़। दहाड़ हम बाढ़ की स्थिति को कहते हैं। सुखाड़ जहां बारिश पर खेती निर्भर है और बारिश होती नहीं। तो बारिश नहीं होती है तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना होगा। यानी हर खेत को पानी मिले, और पानी मिले सिर्फ जड़ के लिए ही पानी नहीं, पत्तियों के लिए पानी मिले। फव्वारा सिस्टम खेती जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में होती है या भारत के ही पश्चिमी प्रदेशों में होती है, वो खेती करनी होगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास करना होगा। निश्चित तौर पे अभी आपने देखा, शिक्षा नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हम बेहतर उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी डेवलपमेंट करना होगा। उद्योग का विकास करना होगा, क्योंकि कृषि पर अत्याधिक बोझ है, जिससे कृषि में किसानों को बचत नहीं हो पाती है। तो बचत को ठीक करने के लिए कृषि पर जो अतिरिक्त जनसंख्या है उसको कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए सोचना होगा। और वो रोजगार प्रथम स्तर पर उद्योग में दिया जा सकता है। अतः उद्योगों का विकास करें। और उद्योग का विकास करने से एक फायदा और होगा कि बहुत सारे उद्योग कृषि आधारित फसलों पर होते हैं। तो कृषि में उत्पादन होने वाली जो फसलें हैं, जो उद्योग के लिए जरूरी होती है, वो भी काफी मात्रा में बिकेगी, किसानों को मुनाफा होगा और कृषि क्षेत्र में बचते बढ़ेगी। सब होने के बावजूद भी अगर सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं कमजोरी है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो हमको ये भी हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो योजनाएं हम बना रहे हैं वो कम से कम 95 से 99% तक लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। उसका पैसा प्रत्येक जगह पर जहां जाना चाहिए 95% से ऊपर हिस्सा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये तभी होगा जब हमारा प्रशासन कुशल होगा। तो कुशल प्रशासन पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अर्थशास्त्र को अगर गहराई से अध्ययन करें तो भारत में महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार वो कारण है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा ले लिया ना, चोरी कर लिया, ये गलत है, गलत मानते हैं। लेकिन इसको हम इस तरह से देखें कि पैसे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नोटों की संख्या कितनी है। पैसे का मतलब, कुल पैसे का मतलब ये है कि नोटों की संख्या देश में कितनी है, कितने मूल्य के नोट देश में चल रहे हैं और उनका प्रतिदिन मूवमेंट कितना है। अगर भारत में 1000 करोड़ रुपए के नोट के मूल्य चल रहे हैं और वो प्रतिदिन 2 बार घूमते हैं तो वो 2000 करोड़ हो जाएंगे। अब सवाल है कि जब भ्रष्टाचार का पैसा किसी के घूस में, किसी के जेब में जाता है, घूस के रूप में जाता है, तो वो पैसा निष्क्रिय रह जाता है। वो मूवमेंट तो 2 बार करता है लेकिन बिना प्रोडक्शन के करता है। एक बार प्रोडक्शन से करता है, दूसरा बार बिना प्रोडक्शन का कर जाता है। तो क्या हुआ मार्केट में, अगर 1000 करोड़ हमारा रियल मनी है और 1000 करोड़ घूस में वो चला गया तो पैसा तो 2000 करोड़ हो गया, लेकिन प्रोडक्शन तो 1000 करोड़ का मार्केट में नहीं। इससे समस्या क्या है, पहले से वस्तु सिर्फ मार्केट में 1000 करोड़ का था, मूल्य सही रहेगा। लेकिन अब वस्तु 1000 करोड़ का है लेकिन पैसा हो गया 2000 करोड़, वस्तु की दाम 2 बार हो जाएगा। यानी पैसे की या वस्तु की तुलना में पैसे का अनुपात बढ़ जा रहा है। तो इस पर हमको लगाम, क्योंकि महंगाई से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मारा जाता है। और वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास खेतों में ही काम कर रहा है और खेतों पर हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा वाहन है। उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, स्टेट की स्थिति नहीं सुधरेगी और हम कहेंगे संपूर्ण भारत की स्थिति नहीं सुधरेगी। अगला है पूंजी की उपलब्धता। खेती हम तभी कर पाएंगे जब पूंजी चाहिए, क्योंकि आज तकनीकी खेती हो गई है, भारी मशीनों से खेती होती है, ट्रैक्टर और पावर टिलर की जरूरत होती है, उत्तम खाद एवं बीज की आवश्यकता होती है और सबके लिए पूंजी चाहिए। और ये पूंजी कहां से आएगी? ये पूंजी या तो किसानों को तकनीक उपलब्ध करा के, उन्हें अधिक फसल उपजवा के, व्यवसायिक फसलों की खेती करवा के, ताकि उनको फसलों की कीमत अधिक मिले, बचत अधिक हो, ताकि वो पूंजी जमा कर सकें।
और नहीं तो बैंक लोन सुविधा उनके लिए सरल बना करके और साथ में बैंक लोन सुविधा दे करके और उनको ट्रेनिंग भी खेती के लिए दिया जाए ताकि लोन के पैसे का उपयोग सही ढंग से हो। इसके अलावा परिवहन एवं संचार का विकास भी होना चाहिए। किसान खेती करते हैं, उनकी फसलें उचित मूल्य पर नहीं बिक पाती बहुत सारे जगहों पर, क्योंकि वहां से परिवहन सही नहीं है या बहुत सारी सूचनाएं उनको मिल नहीं पाती है, संचार की कमी है। अब तो कुछ कम गया, 10-20 साल पहले मैं नहीं देखा था वैसे वैसे गांव से फसलें व्यापारी लोग ढो के लाते थे, किसान मार्केट तक मंडियों तक नहीं पहुंच पाते थे, व्यापारी लोगों को गरज में कम ही दाम पर उन्हें बेचना पड़ता था। मैंने खुद देखा है ये स्थिति और झेला भी है इस परिस्थिति को। आगे आते अब ये यहां पर मैंने ये कोट करके लिख दिया है, इन सबों का विकास केंद्र से मिलने वाले विशेष पैकेज पर निर्भर है और इस प्रकार के केंद्रीय अंशदान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये इन सबों का विकास केंद्र से मिलने वाले विशेष पैकेज पर निर्भर है और इस प्रकार केंद्रीय अंशदान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये मैं यहां पर क्यों रख रहा हूं, ये जो पूंजी की उपलब्धता या और सारी सिंचाई वगैरह, तो बिहार गवर्नमेंट के पास चूंकि पहले से बचत की कमजोर स्थिति रही है तो इनके पास इतनी पूंजी नहीं है। ये डिपेंड यही करता है कि केंद्र हमको कितना बड़ा अंशदान देता है। बिना केंद्र के सहयोग से ये तत्काल संभव नहीं है अगर तेजी से हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब हम अगला देखें, देश के विकास में बिहार की भूमिका क्या है। तो एक अर्थशास्त्री हम लोगों ने पढ़ा था, उनका नाम था साइमन कुजनेट। यहां पर मैंने सिर्फ कुजनेट लिखा है, पूरे विश्व के संदर्भ में उन्होंने लिखा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक है। ये बहुत बड़ी पंक्ति है। ये पंक्ति सिर्फ रटने की नहीं है या सिर्फ इतने समझने की नहीं है। आप इसको ये समझिए कि गरीबी रहेगी तो प्रोड्यूसर की जितनी वस्तु बिकनी चाहिए नहीं बिक पाएगी, क्योंकि क्रेता तो आम जनता ही है ना। और दुनिया के किसी कोने में गरीबी है और दूसरे कोने के प्रोड्यूसर उत्पादक हैं, तो उस उत्पादक की भी वस्तुएं अधिक बिकती अगर उस कोने में गरीबी नहीं होती, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट एक हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण। तो वो इसके अलावा पूरे तंत्र में धीरे धीरे एक स्टेट, एक देश से, एक राज्य से उठते उठते पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार, चोरी, ये सारे व्याप्त होते जाते हैं, क्योंकि गरीबी का मारा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ये वास्तव में कैंसर की तरह है। अब यह कथन हम देखेंगे कि भारतवासियों के संदर्भ में, चूंकि हम बिहार की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, तो अब भारतवासियों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लागू होता है कि अगर बिहार गरीब है तो पूरे देश अमीर कैसे हो सकता है। पूरे देश का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं होगा। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे स्टेट ऊपर हैं, लेकिन क्या जितना ऊपर होना चाहिए उतना है? जब हम दुनिया के विकसित देशों को देखते हैं तो उनके परिप्रेक्ष्य में हमारे विकसित स्टेट में बहुत कम है। केरला वगैरह एक दो स्टेट को छोड़ दें तो उनके सामने कहीं ठहर पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि यहाँ का कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है। कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड लो होने का कारण उनके बीच व्याप्त गरीबी है। जितनी कीमती सामानें उन्हें खरीदनी चाहिए, जितनी उपभोग की सामानें और निवेश की सामानें खरीदनी चाहिए, उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं। तो जब क्षमता नहीं है तो वस्तुएं, उत्तम क्वालिटी की वस्तुएं बिकेगी नहीं, तो उद्योगपति और प्रोड्यूसर को मुनाफा कैसे होगा? और मुनाफा नहीं होगा तो फैक्ट्रियों का जाल या प्रोडक्शन क्षेत्र का जाल कैसे पीछेगा? तो ये जरूरी है कि यहां बिहार का विकास भी हो। जहां तक मैंने ऊपर चर्चा किया है, साम्राज्यों, महापुरुषों, ज्ञान विज्ञान आदि के गौरवशाली इतिहास का वाहक, मैंने यहां वाहक लगाया है, हमेशा हमने ढोया है गौरवशाली इतिहास को। वाहक बिहार आज भारत के अधिकांश राज्यों से पिछड़ा है। कंक्लूजन मेरा निकल रहा है पूरे अध्ययन के बाद। पर इसका मतलब यह नहीं कि यहां विकास की संभावनाएं नहीं, बिल्कुल संभावना है। दो सेक्टर में आप देख रहे हैं विकास की संभावनाएं आ रही है, वृद्धि दर और कृषि विकास दर। आपने देखा राष्ट्र की वृद्धि दर की तुलना में बिहार की वृद्धि दर तेज है। हम भले प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में आगे हैं। जहां राष्ट्र का 7 से 8% है, मेरा 10% है। जहां कृषि के क्षेत्र में राष्ट्र का 3.5% लगभग है, मेरा 4% से ऊपर है। ये बतलाता है कि अगर बिग पुश थ्योरी यहां काम करवाया जाए, एक बार जोरदार धक्का अर्थव्यवस्था में कर दिया जाए, तो भारत के बिहार स्टेट में बहुत असीम संभावना है, क्योंकि यहां संसाधनों का अभी पूर्णतः उपयोग नहीं हुआ है। संसाधन खाली पड़े हैं
और उन खाली पड़े संसाधनों का हम जैसे उपयोग करेंगे, जैसे ही उपयोग करेंगे, वो तेज प्रोडक्शन दिखाना शुरू करेगा। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, ये आपके क्लास का लास्ट फेज अब आ रहा है। हम क्या क्या करें, ये चैप्टर में इस तरह का आपका नहीं दिया हुआ है, मैंने अपने तरफ से जोड़ा है इसको कि करना क्या होगा। तो करना होगा कि यहाँ भारत की सबसे उपजाऊ जमीन है, अतः कृषि पर विशेष ध्यान देकर आम लोगों की आय बढ़ाई जाए। जब आम लोगों की आय बढ़ेगी तो एक तरफ मांग बढ़ेगी तो दूसरी ओर बचत भी बढ़ेगी। हमारी आपकी आय बढ़ेगी तो हम पहले से ज्यादा वस्तु खरीदेंगे, ज्यादा वस्तु खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर को मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो प्रोड्यूसर की बचतें भी बढ़ेगी। जब मांग और घरेलू बचत बढ़ेगी तो औद्योगिक विकास का परिवेश तैयार होगा, क्योंकि बचतें बढ़ेगी तो वो बड़ी पूंजी का रूप ले लेगी, फिर हम औद्योगिक विकास की ओर बढ़ेंगे। और जब औद्योगिक विकास होगा तो शहरीकरण होगा, और जब शहरीकरण होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि विकसित होंगे। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, एक गांव का व्यक्ति जहां पर जो स्लम्स एरिया में रहता है, जहां पर आबादी बहुत घनी है, वो बाहर कमाने जाता है। अभी उसके 2 बच्चे हैं, बाहर कमाने जाता है, शहर में जाता है, किसी ऑफिस के बाबू के यहां वो गेटकीपर का काम करता है। वो रोज सुबह देखता है कि बाबू साहब के बच्चे सूट बूट में स्कूल जाते हैं। ये देखते देखते उसका भी मन करता है कि मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है। वो अपने एक बच्चे को बुला लेता है, उसको स्कूल भेजना शुरू कर देता है, फिर दूसरा बच्चा को भी बुलाता है, उससे खर्च नहीं चलने लगता है। खर्च नहीं चलने लगता है तो पत्नी को कहता है तुम भी चले आओ, कहीं तुम भी कुछ काम करो, दोनों बच्चों को मिलकर पढ़ाएंगे। अब वो पत्नी भी आ जाती है और काम करने लगती है, जबकि जो वहां रह जाते हैं उनके पास 3-4 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे से अधिक रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास लायबिलिटी आ जाती है। और सोचते क्या है, इनकी पत्नी सोचती क्या है कि बच्चे रखें कि काम करके जो 2 बच्चे हैं उनको बढ़िया से पढ़ाएं। अगर और अधिक बच्चे को जन्म देते हैं तो काम करने की फुर्सत नहीं रहेगी। इस तरह से शहरीकरण जनसंख्या की वृद्धि दर को भी रोकती है। एक तरह से हम कहें गरीबी मिटेगी, जनसंख्या भी कंट्रोल में आएगी। जनसंख्या कंट्रोल में आएगी तो गरीबी भी मिटेगी, और गरीबी मिटेगी तो जनसंख्या भी कंट्रोल में आएगी। ये दोनों एक दूसरे परस्पर से जुड़े हुए हैं। तो ये हम शहरीकरण से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार आदि विकसित होंगे। फिर आधारिक संरचना का विकास जनसंख्या वृद्धि दर को संतुलित करेगा। जब ये सारे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ये विकसित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर को संतुलित करेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि शहर में आ रहे हैं तो अपने आप कंट्रोल हो रहा है, तब बिहार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि के क्षेत्र में खाद्य फसलों के अलावा व्यवसायिक और औद्योगिक फसलों के उत्पादन पर ध्यान देना होगा। परंपरागत चावल और गेहूं की खेती से अब उतना काम चलने वाला नहीं। हमें करना क्या होगा, ऐसी तकनीकी व्यवस्था करनी होगी कि जहां पहले 1000 एकड़ में के क्षेत्र में गेहूं और चावल उपजाते थे, अब हम 600 और 700 एकड़ में उपजाए, लेकिन उत्पादन में कोई कमी नहीं आए। यानी अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, नए तकनीक का प्रयोग करें, जिससे हमारा 300-400 एकड़ खेत बच जाए और उसमें हम व्यावसायिक फसलों की खेती करें, जिस फसल की कीमतें मार्केट में अधिक मिलती है। इससे किसान को मुनाफा होगा, और किसान को मुनाफा होगा तो देश की बचत भी बड़ी होगी और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होगा। और इसके ये जो है वही हमको खास करके मुख्य रूप से वैसे फसलों पर ध्यान देना होगा, मैंने यहां दे दिया है, जो औद्योगिक फसलें हैं, जैसे गन्ना, जूट, तंबाकू, फल आदि की खेतियां। आपको एक चीज बिहार में संभावना बहुत जबरदस्त है, और ये रिकॉर्ड में भी है कि बिहार की लीची विश्व में प्रसिद्ध है। अतः इसमें अगर इन्वेस्टमेंट सही ढंग से किया जाए, या और बिग पुश थ्योरी इसमें काम करवाया जाए, जोरदार धक्का दिया जाए, तो ये बहुत जो है लीची की कृषि या लीची उद्योग जो भी इसको कह दे, ये बहुत बड़ा मुनाफा देने वाला है, बचत देने वाली ये जो है प्रोडक्शन क्षेत्र होगा। इस तरह के फसलों पर विशेष ध्यान देना होगा। यहां देखना है, मैंने नीचे कुछ डेटा रखा है। फिर याद रखना है कि बिहार सब्जी के उत्पादन में देश में 4था तथा फल में 8वां है, यानी इसमें संभावना है। अगर हम और जोर लगाए तो सब्जी और फल के मामले में पहला या दूसरा स्थान प्राप्त करे, तो जो भी किसान इस फसल में लगे हुए हैं उनकी भी तरक्की होगी, और उनकी तरक्की देख करके दूसरे किसान भी इसमें आएंगे, जिसमें सबकी तरक्की होगी। अब यहां पर हम देख लें, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध क्या है। तो हमारा मूलभूत आवश्यकता क्या है, भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अभी ये इन मूलभूत आवश्यकता का जो है विकास से क्या संबंध है, इस संदर्भ में हम देखें
तो इसके लिए आवश्यक है कि समावेशी विकास और सतत विकास प्रक्रिया के तहत सबको रोजगार की न्यूनतम गारंटी उपलब्ध कराते हुए आय के असमान वितरण को संतुलित करें। सबको भोजन, वस्त्र, आवास की उपलब्धता सही नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आय का असमान वितरण। तो आय का असमान वितरण कैसे ठीक होगा? जब हम समावेशी विकास को आगे लाए। समावेशी विकास का मतलब क्या है? कि विकास प्रक्रिया का हिस्सा हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी उससे लाभान्वित होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको समावेशी विकास पर ध्यान देना होगा ताकि भोजन, वस्त्र, आवास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाए, ताकि सबसे पहले गरीबी मिटे। यह गरीबी देश पर बहुत बड़ा कलंक है, और गरीबी की आधारभूत मान्यता यही है कि यदि भोजन, वस्त्र और आवास अपने न्यूनतम सीमा तक भी किसी की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो गरीबी है, जिसको तो पूर्ति करना ही होगा। ऐसे गरीबी की परिभाषा दी गई है। योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा इस प्रकार दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको 2400 कैलोरी का भोजन और शहरी क्षेत्रों में जिसको 2100 कैलोरी का प्रतिदिन भोजन मिलता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और जिसको ये नहीं मिलता है वो गरीबी रेखा के नीचे। याद रखना है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ज्यादा? क्योंकि वहां के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। तो 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन अगर मिल रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, नहीं मिल रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, सरकार और समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि इतनी भोजन क्या पर्याप्त मात्रा में हर व्यक्ति को मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उन्हें विभिन्न राशनिंग व्यवस्था से उपलब्ध करवाना होगा, ताकि किसी भी व्यक्ति का भोजन के मामले में गरीबी नहीं रहे, यानी हम कहें कि निर्धनता को हम समाप्त करें। इसके लिए सरकार ने काम की है और काम करते हुए इसको एक समूह में रखा है, और जिनको ये भोजन नहीं मिलता है उनके लिए एक सूची बनाई है जिसको हम कहते हैं बीपीएल सूची, बिलो पॉवर्टी लाइन, और उनको मुफ्त में या बहुत कम दाम पर अनाज वितरित किया जाता है। अब इसको हम इस मैप से देख सकते हैं कि यहां बिलो पॉवर्टी लाइन में की स्थिति देश में कैसा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे खराब स्थिति जो है ये इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का जो है एसडीआई को मैंने पिछले कक्षा में बताया था, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, मानव विकास सूचकांक, जिसमें आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन उपलब्धता। तो इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि सबसे खराब स्थिति जो है मानव विकास सूचकांक में 0.59, वो इस तरह के कलर वाले हैं, और इसमें हमारा बिहार भी है। तो इसको हमें सुधारना होगा। अब आपके लिए गृह कार्य मैंने छोड़ रखा है जो इस चैप्टर से है, और मैंने 4-5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है। आंसर आपको खुद ढूंढना होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, मैं उसे चेक करूंगा कि हाँ आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं, और अगर गलत आंसर रहेगा तो मैं उस आंसर को सही करके आपको बताऊंगा। इसमें क्या है ये ध्यान दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल से ऊपर के लिए भोजन में कैलोरी की मात्रा कितनी है? मैंने अभी बताया कि ग्रामीण में फिजिकल वर्क ज्यादा करना होता है तो 2400 कैलोरी होगा। शहरी क्षेत्र में बीपीएल से ऊपर के लिए भोजन में कैलोरी की मात्रा, तो इसमें 1500, 1700, 1900, 2100। ठीक है, तो आप पीछे के अपना डेटा चेक कीजिए, मैं सबका आंसर यहां बताऊंगा नहीं। ध्यान दीजिए, शेरशाह का संबंध किस राज्य से था? इनका एक मकबरा भी है कहीं प्रसिद्ध, आपको यह ध्यान देना है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? मैंने ये सारा डेटा दे दिया है, आप इसमें देखिएगा। इसके अलावा 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। मूलभूत आवश्यकताओं से क्या समझते हैं और ये कौन कौन से हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न है, भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित। उम्मीद है आप इसको बहुत जल्दी लिख लेंगे। योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा को परिभाषित करें। योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए आपको कैलोरी वाला ही बात ध्यान देना होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना है और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है। अगर उतना नहीं मिल रहा है, उससे नीचे मिल रहा है तो वो गरीब है, अन्यथा ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न सिर्फ एक मैंने दिया है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या करें। मैंने निदान के बारे में प्रश्न नहीं किया है। हो सकता है परीक्षा में निदान आ जाए कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं, लेकिन मैंने कारणों को इस कारण लिखा है कि अगर कारण से भी संबंधित प्रश्न आता है और निदान से भी प्रश्न आता है, दोनों में से कोई भी आता है, तो अगर कारण वाला जानेंगे तो निदान वाला हम अपने आप लिखेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि कारणों, समस्या के निदान के लिए हमको कारणों में जाना पड़ता है, और समस्या निदान का मतलब यही है कि उन कारणों का उन्मूलन करना होगा। तो इसकी एक
150 शब्दों में लगभग आप व्याख्या कीजिए, 120 से 150 शब्दों तक आप लेके चलिए। और ये मेरा क्लास का एंड है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है अच्छा लगेगा।